बहुत स्वागत द हिंदी पर आप सभी का। और लगातार जैसा आपको पता है कि द हिंदी इस समय क्षेत्रीय पत्रकारों से बातचीत कर रहा है। आगामी जो विधानसभा चुनाव है उनको लेकर किस तरह के मुद्दे होंगे, किस तरह से ये चुनाव होने वाले हैं और कौन कौन उम्मीदवार इसको लेकर लगातार दावेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्मेंद्र दूरदर्शन के लिए काम करते हैं। इसके पहले इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है पत्रकारिता की दिल्ली से की है। लगातार उनकी सक्रियता होती है खासकर राजनीतिक मुद्दों पे। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका द हिंदी पर। नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है और उम्मीद है आप द हिंदी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते होंगे, चूँकि ये मेरा भी पसंदीदा चैनल है। तो धर्मेंद्र, एक इसके लिए बहुत आभार आपका जो आपने हमको ये प्रोत्साहन दिया। आपसे मुद्दों को लेके बड़ी समझ है आपकी, आप समसामयिक विषयों पे लगातार लिखते हैं आप, और पत्रकारिता को लेके एक अनुभव है आपका। अभी जो हलचल चल रही है, हम बात करें जो ज़िले का जो पानी है उसमें जो हलचल इस समय देख रहे हैं हम, चुनाव की उम्मीदवारों को लेके हलचल देख रहे हैं। 3 विधानसभा इस ज़िले में आती है, थानला, पेटलाद और झाबुआ। कैसे देखते हैं इन चुनावों को, किस तरह का मानस इस समय देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये वाला चुनाव थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस है उसके हिसाब से सरकार भी कई तरीके के जतन कर रही है, कई तरीके की योजनाएं हैं जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, उनका इम्प्लीमेंट हो रहा है। लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग ज़िलों में जाकर उन योजनाओं के बारे में मतलब किस तरीके से उनका लाभ मिल रहा है, इसके बारे में आम जनता से बात कर रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक कड़ा मुकाबला कांग्रेस की तरफ से इस बार मिलने की उम्मीद है। जिस तरीके की सिनारियो ज़िले का हम देख रहे हैं, झाबुआ ज़िले में कांग्रेस काफ़ी मजबूत है, क्योंकि आपने 2018 के भी चुनाव में देखा है कि 3 विधायक एक साथ जीतना, और आदिवासी बहुल सीटों में अगर कांग्रेस अपना दबदबा कायम रखती है तो निश्चित तौर पे 2018 जैसा परिणाम आ सकता है। और इस बात की आशंका भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान तक है, और इसी को लेकर लगातार आदिवासियों को साधने की कोशिश की जा रही है। झाबुआ जिला उसकी एक धुरी है, और यहाँ से कई तरह के अलग अलग प्रयोग हम भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे आने वाले समय में। तो धर्मेंद्र जी, ये तो जैसे आपने बताया कि इस समय कांग्रेस का पलड़ा भारी है, और स्वाभाविक सी बात है चूंकि विधायक 3 कांग्रेस के हैं। बात आपने भाजपा और कांग्रेस दोनों की। आपने बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, स्थानीय भाजपा के नेता भी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, योजना बता रहे हैं। आप अगर हम पूरे ज़िले में इस समय बात करें तो किस तरह के मुद्दे, चुनावी मुद्दे हो सकते हैं इस बार? जो ज़िला है उसमें पलायन, बेरोजगारी काफ़ी बड़ा मुद्दा है। हम लगातार देखते हैं कि सरकार तो कहती है कि हमने बहुत काम किया है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है उससे आदिवासी समाज को लाभ होता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखिए, ट्रेनें भर के या रोज़ गाड़ियों से लोग गुजरात की तरफ या राजस्थान की तरफ कूच कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि उस तरीके का माहौल जो सरकार गिना रही है कि कागजों में सब कुछ गुलाबी है, उस तरीके का माहौल यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। और जब तक आदिवासियों की मूल समस्याएं हैं, जब तक उनके रोज़गार की बात नहीं होगी और स्थानीय स्तर पे रोज़गार की बात नहीं होगी, वहाँ तक इन लोगों को डेवलप कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। फिर हालांकि काफ़ी बदलाव आए हैं, आज सब लोग युवा पढ़े लिखे हैं, अपने मुद्दों के पर समझ रखते हैं, किसको वोट देना है ये वो अब खुद तय करते हैं। पहले की तरह ये नहीं है कि किसी ने कह दिया और वोट दे दिया, उस तरीके का माहौल नहीं है। और लगातार ज़िले में अनेक मुद्दे, हम भी मीडिया में हैं तो लगातार देखते रहते हैं कि किस तरीके से खुद अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन इसमें धर्मेंद्र, जो पलायन का तुमने बताया, तो इसमें तो कांग्रेस की सरकार ने भी देखा जाए तो कोई बड़े काम नहीं किए पलायन को लेकर। इस पे क्या? हाँ, इसके लिए तो दोनों जिम्मेदार हैं ना, तभी तो आज इतनी मुखरता से आदिवासी समाज अपनी आवाज़ उठाने के लिए मजबूर हो रहा है। यदि कांग्रेस करती तो भाजपा को ना करना पड़ता। कांग्रेस ने जो नहीं किया वही भाजपा ने नहीं किया, तो आज भी इसी तरीके की समस्याएं हमारे सामने हैं। पलायन से मुंह तो मोड़ नहीं सकते हम। जो युवा है वो किस तरह के मुद्दों से जूझता हुआ दिखाई देता है आज का जो ग्रामीण है इस जिले का? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोज़गार की है, और स्थानीय स्तर पर यदि लोगों को रोज़गार मिलेगा तो लगभग सभी समस्याओं का हल होगा। और धीरे धीरे लगातार इन 70-78 सालों में आज़ादी के बाद हम देखते हैं काफ़ी बदलाव आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। भाजपा की सरकारों में जगह जगह रोड बने हैं, स्कूलें बनी हैं, आंगनवाड़ियाँ बनी हैं। इससे मुंह नहीं मोड़ सकते कि कुछ काम नहीं हुआ है, काम हुआ है। लेकिन यदि योजनाओं का सही इम्प्लीमेंटेशन अगर ज़मीन पे होता तो उस तरीके के मुद्दों से उभरने की ज़रूरत है। सरकार खुद ज़िलों को गोद ले और जो यहाँ की मेन समस्या हैं उन पर अगर ध्यान दें
तो ही काम बनेगा, अन्यथा जिस तरीके की परिपाटी चली आ रही है 78 के बाद 100 साल भी हो जाएंगे और हम उसी तरीके से कहेंगे कि आज क्या मुद्दे हैं। तो ये तो आपने मुद्दे बताए धर्मेंद्र, जैसे जिस तरीके के मुद्दे इस समय देख रहे हैं हम चुनाव में, आपसे ये भी समझेंगे कि अगर इस समय जो सबसे ज़्यादा हलचल है, जो पानी है उसमें जो बहाव है इस समय ज़िले के पानी में, वो उम्मीदवारों को लेकर लगातार चर्चाएं हैं, अलग अलग कुछ गुट बन रहे हैं, अलग अलग समर्थक आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे फेसबुक हो, लोग अपने अपने उम्मीदवारों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम तीनों विधानसभा में भाजपा के उम्मीदवारों को लेकर। जैसे सबसे पहले हम थानला विधानसभा लेते हैं, किन चेहरों को देखते हैं और क्यों देखते हैं? देखिए, थानला की स्थिति एक अनार 100 बीमार जैसी वाली स्थिति है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद में नेता हैं कि यहाँ पे हर आदमी अपने आप को उम्मीदवार मानता है और भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारी करने के लिए कार्यकर्ता होना काफ़ी होता है, ऐसा संगठन कहता है। तो इसलिए बहुत सारे उम्मीदवार हैं। मुख्य रूप से जो दावेदारी है, पूर्व विधायक और अभी जो एसटी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं कलसिंह भाबर की दावेदारी को हम देखते हैं, परंतु उनके साथ जो ड्रॉबैक है कि 2018 का चुनाव शिवराज जी की पसंद होने के बावजूद नहीं जीत पाए। हालांकि 2013 में निर्दलीय उन्होंने बहुत बिल्कुल सही अच्छे से चुनाव को जीता। उसकी वजह से संगठन को ये लगने लगा था कि यार कलसिंह भाबर यहाँ पे एक दमदार नेता के तौर पे हैं, लेकिन 2018 का जो परिणाम आया उसके बाद से लोगों को लगने लगा कि यार कोई दिक्कत है। तो चूँकि यहाँ पर कलसिंह भाबर के बाद में सुनने में आता है कि उनके पुत्र संजय भाबर भी तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा एक जो ऐसा निर्विवाद चेहरा है और जो मुझे लगता है कि वीरसिंह भूरिया की जो छवि है, सादगी वाली जो छवि है, उसको यदि कोई टक्कर भाजपा में दे सकता है तो वो श्यामा ताहेड़ एक नया नाम है जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सर्वे में उभर कर सामने आया है। जिस तरीके के मेरे सूत्र भोपाल के हैं या दिल्ली के हैं, उन सब चीज़ों में मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कलसिंह भाबर के साथ में श्यामा ताहेड़, उनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। पार्टी संगठन किसको टिकट देगी ये तो आउट ऑफ द बॉक्स वाला मामला है, क्योंकि भाजपा ऐसी पार्टी है कि आप जहाँ पे आपकी सोच खत्म होती है वहाँ पे वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से राजेश वसूनिया है, बंटी डामोर है, आप चाहें तो सुनील पणदा को भी ले सकते हैं। मतलब कई सारे दावेदार हैं, पर चुनाव को जीतना एक अलग है, टिकट की दावेदारी करना एक अलग चीज़ है। फील्ड में आपकी पकड़ क्या है वो सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। कलसिंह भाबर भी लगातार फील्ड में रहते हैं, लेकिन उससे इतर श्यामा ताहेड़ को मैंने देखा है कि एक सादगी वाली जो छवि है उनकी, और लगातार लोगों के बीच में संपर्क लगातार वो दिखते हैं। लेकिन कांग्रेस पे अगर हम जाने की कोशिश करें इस समय, क्योंकि कांग्रेस को लेके बार बार ये कहा जाता है कि वीर सिंह भूरिया के अलावा कोई चेहरा नहीं दिखता कांग्रेस का, तो आप जैसे पत्रकार भी ये मानते हैं कि वीर सिंह के अलावा चेहरा नहीं कांग्रेस के पास? देखिए, कांग्रेस के भी जो सर्वे हुए हैं मेरे हिसाब से, जिसमें आदिवासी सीटों पर जो कांग्रेस ने सर्वे किया है, उस सर्वे में जो थांदला विधानसभा है और वीर सिंह भूरिया है, वो सर्वे में सबसे ज़्यादा ऊपर उभर के आए हैं और नंबर 1 पे है कि भाई ये आदमी आज की तारीख में जीता हुआ है, ऐसा कांग्रेस ने मान लिया है। क्योंकि जिस तरीके की छवि वीर सिंह भूरिया की है, सुबह से गाँव में निकल जाना, आम लोगों के काम करना और सहज सरलता से मिलना, ये उनका प्लस पॉइंट है। तो इसलिए निर्विवाद रूप से वो कांग्रेस में वन मैन आर्मी की तरह उभरते हुए लोगों को दिखाई देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जैसे जसवंत सिंह भाबर हैं जो अभी जिला संगठन के मंत्री हैं, उनकी दावेदारी हो सकती है। इसके अलावा गेंदाल डामोर और ये चाहें तो वो भी दावेदारी कर सकते हैं, क्योंकि 2013 के चुनाव में गेंदाल डामोर को पार्टी ने टिकट दिया, जीतना एक अलग बात है। तो चूँकि नेता तो हैं, अभी तो जो एक बड़ा सिनेरियो कांग्रेस का है उसमें वीर सिंह भूरिया के अलावा तो अभी कोई मतलब लाइन में दिखता नहीं है। अच्छा, बीजेपी से ये भी सुनने में आता है कि सांसद लगातार सक्रिय रहते हैं थानला क्षेत्र में, तो कई बार ये भी इस तरह की अपुष्ट खबरें आती है कि जो हैं गुमान सिंह थानला से भी लड़ सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सूत्रों ने खबर मीडिया में भी प्रचारित की थी, उसमें ये था कि 6 सांसदों के नाम हैं जिन पर पार्टी विचार कर रही है कि वो कहीं विधानसभा लड़ ले। तो उसमें गुमान सिंह डामोर का एक नाम था। उसके बाद से इन चर्चाओं को बल मिला। मुझे लगता है कि यदि गुमान सिंह डामोर को भी अगर पार्टी किसी विधानसभा से लड़ाएगी तो वो मतलब जहाँ पे भाजपा मजबूत स्थिति में उस जगह ले जाके उनको खड़ा नहीं कर सकती है। क्योंकि गुमान सिंह डामोर सांसद है, मजबूत नेता हैं आज की तारीख में, तो उनको ऐसी सीट से लड़ा सकती है जहाँ पे
भाजपा बिल्कुल शून्य पे है और वहाँ पे उसको खड़ा करना है, या वहाँ पे जीत की जो एक आधारशिला भाजपा को रखनी है उसी एक सीट को बचाने के लिए, तो हो सकता है कि वहाँ पे दावेदारी कर ले। लेकिन थांदला में मुझे नहीं लगता कि गुमान सिंह डामोर थांदला में लड़ेंगे। अच्छा, एक चूंकि बात गुमान सिंह डामोर की निकली और थानला विधानसभा को लेकर लगभग बात हम कर ही चुके हैं, पेटलावत से उनका नाम आता है कि पेटलावत से वो तैयारी कर रहे हैं। तो पेटलावत से अगर सबसे पहले हम देखें कांग्रेस में, तो कांग्रेस में आपको कौन वो चेहरा होगा जिस पे पार्टी दाव लगा सकती है पेटलावत से? देखिए, वालसिंह मेड़ा के अलावा तो अभी मुझे कोई नज़र नहीं आता है। ठीक है, उनका विरोध अंदर खाने हो सकता है, लेकिन चूँकि वो 2 बार विधायक रहे हैं तो पार्टी तवज्जो देगी, क्योंकि कमलनाथ ने भी अपने सर्वे की रिपोर्ट के बारे में भी कहा है और दिग्विजय सिंह और बाकी अन्य लोग भी, इनका कहना है कि भाई जो मजबूत आदमी है, जो जितने की प्रायोरिटी में ऊपर है, हम उनको टिकट देंगे। एक अकमाल मालू का नाम भी लिया जा रहा है कांग्रेस की दावेदारों के रूप में पेटलावत। जी जी, वो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे हैं, एक मजबूत दावेदार हैं। यदि पार्टी चाहेगी और मजबूत स्थिति में अगर अकमाल मालू का सर्वे की रिपोर्ट्स अगर आती है तो निश्चित रूप से वालसिंह मेड़ा को ड्रॉप किया जा सकता है और अकमाल मालू ऊपर की तरफ। ऐसा हो सकता है, आप मानते हैं? बिल्कुल, जितने की अगर प्रायोरिटी है तो अकमाल मालू को मौका मिल सकता है। अच्छा, भाजपा की अगर हम देखें, पेटलावद में भाजपा निर्मला भूरिया हैं और गुमान सिंह डामोर का नाम चूंकि आ ही रहा है, कई सारे क्षेत्रीय जो नेता हैं, अजमेर सिंह एक वहाँ पे बड़े नेता हैं, तो क्या पेटलावद में सिनारियो बीजेपी का देखते हैं आप? देखिए, पेटलावद में बीजेपी अब कोई मजबूत कैंडिडेट के साथ ही जीत सकती है, क्योंकि निर्मला भूरिया एक अच्छी सीधी सादी नेत्री हैं और लगातार पार्टी ने उन पर भरोसा भी किया है। दिलीप सिंह भूरिया जी के जाने के बाद सांसदी भी लड़वाई उनको, लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं, मुझे नहीं लगता है कि पार्टी इस बार कोई रिस्क लेगी। पार्टी को चूँकि सीटें जीतना है और आदिवासी बहुल सीटें हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि भाजपा का पूरा जो हाईकमान है वो मिशन मोड में लगा हुआ है यहाँ पर, तो जीतने वाले हैं जो उसमें हो सकता है तो गुमान सिंह डामोर को भी वहाँ पे मौका मिल सकता है। एक अजमेर भूलिया करके भी एक नया नाम जो था वो लगातार उभरता हुआ दिखाई दे रहा था, तो संभावनाएं हैं कि यदि गुमान सिंह डामोर को पार्टी कोई ऑफर करे तो वो पेटलावद से लड़ सकते हैं। तो ये जो युद्ध चल रहा है इस समय लगातार टिकट को लेके हमारे ज़िले में लगातार सक्रियता है लोगों की, जो उम्मीदवार हैं जगह जगह सक्रिय हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में जा रहे हैं, स्थानीय लोगों से समस्याओं को लेके मिल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, चाहे दोनों ही दल हों, कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये दोनों ही दल जब चुनाव जीतते हैं या जब एक समय ऐसा आता है कि चुनाव अभी दूर है, जिसको बोलते हैं कि 2 साल 3 साल चुनाव में बचते हैं, उस समय जो आम आदमी जो भटकता है, चाहे तहसील कार्यालय में वो जाके बैठा, उसको सुबह से शाम हो जाती है, पटवारी उससे बोलता है कि कल आना, आज एसडीएम नहीं आए, तहसीलदार नहीं आए, वो फिर घर चला जाता है, फिर वो अगले दिन वापस आता है, उसके काम नहीं होते हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरह की सक्रियता उम्मीदवार इस समय दिखाते हैं कि सरकार की योजना है और हम आपको इसका लाभ लेना चाहिए, या घर घर सरकार की योजना जाना चाहिए, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, में किसी दल विशेष को लेकर बात नहीं कर रहा, जनप्रतिनिधियों की सक्रियता, जो दावेदार भी होते हैं वो भी और जो चयनित जनप्रतिनिधि है वो भी, आपको नहीं लगता कि उनको हर समय सक्रिय इस तरह की सक्रियता होना चाहिए जिस तरह की अभी दिख रही है जिले में? देखिए, आपको जब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तब आपको पता होता है कि पानी की महत्ता क्या है। इसी तरीके से नेताओं को पता है कि अब चुनाव आ रहे हैं तो वोटर्स की महत्ता क्या है। जीतने के बाद मतलब यदि आपका अगर प्यास तृप्त हो चुकी है तो एक बोतल क्या, आपके पास एक गिलास भी पानी होगा तो आप उसको पीने की इच्छा नहीं रखेंगे। तो उसी तरीके से जब एक बार जीत जाता है आदमी तो उसको लगता है कि यार अभी क्या करना है, अब हम सत्ता में आ गए हैं, या अब हम विधायक बन गए हैं, या हम पार्षद बन गए हैं, हम सरपंच बन गए, जो भी XYZ है। तो उस तरीके के माहौल में उसको लगता है कि किस तरीके से अब हम रोज़ रोज़ हर किसी के पास जाके तो पाँव छू नहीं सकते हैं, या हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकते। उनका एक अपना एक लेवल हो जाता है कि साहब हम तो अब नेता हैं तो हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही संतुष्टि वोट लेने के समय आप हर आदमी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आज जब मैं देखता हूं, जैसा आपने भी बताया कि तहसील कार्यालयों में किस तरीके से जनपद में या अन्य आधार सेंटरों पे सुबह से लेकर शाम तक कोई भी आदमी हो उसको लाइन में लगना पड़ता है, कोई काम समय सीमा में हो जाए। सरकार बोलती है हमने लोक सेवा गारंटी दे दी साहब, तो किस तरीके की गारंटी है आप खुद भी महसूस करते हैं, हम भी महसूस करते हैं। हम भी जब ऑफिसों के कामों से जाते हैं या तो वहाँ पे लोगों की जो मतलब एक तरीके से उनकी विवशता को देखते हैं, तब लगता है कि क्या इन नेताओं को वोट इन्हीं लोगों ने दिया था। क्या बात है, बिल्कुल। अच्छा, कभी इस तरह के दृश्य आपके घर के सामने से कोई गाड़ी जा रही है जिसमें पोटला माथे पे लेके लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं, दर्द होता है देख के?
क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम भी इसी ज़िले में पले बड़े हैं और अपने ही भाई बहन हैं सब लोग। अगर आज कोई भी आदमी रोज़गार के लिए अगर बोरिया बिस्तर अपना खुद समेट के जाता है, आप देखिए एक अभी हमारे थानला प्रखंड की एक बालिका थी, उसके साथ 4 साल की थी और उसके साथ जिस तरीके की हैवानियत हुई, आप कल्पना कर सकते हैं इन चीज़ों की? आज यदि उसको यहाँ पे काम मिल रहा होता तो क्या बिल्कुल वो वहाँ जाता है क्या? इसी तरीके से कुछ लोग किसी गैस चैम्बर में फंस के मर जाते हैं, कोई दीवार गिर के मर जाता है। मतलब हम तरह तरह की घटनाएं सुनते हैं और मतलब एक अच्छा और सच्चा आदमी जो है, जो इन सब चीज़ों से तकल्लुफ़ रखता होगा, निश्चित रूप से उसको दर्द होता है और ये दर्द हमारे भाइयों का है। तो हाँ, यदि हम महसूस नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो मैं चाहता हूँ नेता महसूस करें। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो, निश्चित रूप से हम रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों पे जो देखते हैं जिस तरह के दृश्य, निश्चित रूप से हमको दुख देते हैं। और वाकई में इस तरह के प्रयास हम भी मानते हैं कि लगातार होना चाहिए। प्रयास चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके प्रयास में बहुत ज़्यादा तेज़ी लाने की आवश्यकता है। इसको कट कर